बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी भयानक थी कल रात। पूरी दुनिया से खबरें अजीबोगरीब आ रही थी। सूरत हाल ये पैदा होती है कि अमेरिका कोई एक दिन ऐसा होगा कि जब आप देखेंगे कि आपको खबर सुनने को मिलेगी, वीडियो आपको देखने को मिलेगी कि अमेरिका का बहुत बड़ा डिस्ट्रॉयर तबाह कर दिया गया है और अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पर इतने मिसाइल दागे गए हैं, इतने मिसाइल दागे गए हैं कि उसके सारे क्रू मेंबर्स कोई भी बचा नहीं है। कल इस सारी सूरत हाल का एक बड़ा पैमाना शुरू होते होते रह गया। हुआ यह है कि यमन की जानिब से, हूसियों की जानिब से 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए जो डायरेक्टली जाकर हिट करने वाले थे अमेरिका के वॉरशिप को, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर मिसाइल का निशाना चूक गया और वो इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। वरना आज आप देखते तो शायद हम एक बहुत बड़ी जंग देख रहे होते और इतनी लड़ाई चल रही होती कि जिसकी इंतहा नहीं है। 2 सूरत हाल पैदा हुई। कल पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल मीडिया ये बात कहता रहा कि अमेरिका और यमनियों की लड़ाई शदीद शुरू हो चुकी है, फायरिंग का तबादला और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिर यमन की जानिब से कहा गया कि अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन मीडिया कह रहा है कि नहीं ऐसा ही हुआ है, ये नहीं बता रहे। लेकिन फिर उसके बाद जो कंफर्मेशन हुई कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल जाकर उन्होंने फायर किए और बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर वो निशाना चूक गया। अगर वो लग जाता तो आज आप देखते हैं कि अमेरिका का इस वक्त क्या हाल हो रहा होता और शायद दुनिया इजराइल और हमास की जंग को फिलहाल वक्ती तौर पर भूल जाती और अमेरिका की जंग खित्ते में छिड़ चुकी होती। अब आप एक बात बताइए कि अगर 2 बैलिस्टिक मिसाइल आप पर फायर भी किए गए हैं और आपने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, वो मिस हो गए, किसी और जगह चले गए, ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि जिसका हमें अंदाजा नहीं है। असल में कहानी ये है कि यमन ने अब हमले शुरू कर दिए हैं हूसियों की जानिब से और किसी भी वक्त उन्होंने अमेरिका के कोई ना कोई हेलीकॉप्टर, जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर तो भगा कर ले गए और बहुत सारी चीजें उन्होंने तबाह कर देनी है। यहाँ कहानी का रुख जो समझ लें कि इजराइल की जानिब से कहा गया है कि यमन के पास नए ऐसे एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो अमेरिका और इजराइल के लिए इतने खतरनाक हैं कि उनको रोकना नामुमकिन है। देखिए, जब जंग होती है तो आप सबसे पहले अपने मेन हथियार इस्तेमाल नहीं करते। जिस तरह इजराइल ने किया, हमास के साथ जंग थी तो उन्होंने अपनी सारी जितनी स्ट्रेटजीज थी, अपनी जो हो सकता था, उन्होंने पहले तकरीबन 90 दिनों के अंदर ऑलमोस्ट इस्तेमाल कर लिया। 3 महीने तकरीबन होने वाले हैं तो उन्होंने सारी चीज़ें इस्तेमाल करी। अब उनके पास स्ट्रेटजीज कोई नहीं है, वो सारी फेल हो चुकी हैं, इवन के अमेरिका से आए हुए मिसाइल और वो तमाम चीज़ें। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अब वो कह रहे हैं कि इनके पास नए एंटी जो शिप मिसाइल हैं वो बड़े ख़तरनाक है। इवन के ऐसे हैं कि अमेरिका को पूरे खित्ते के अंदर चारों तरफ से घेर लिया गया है। यमन की जानिब से 2000 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक की रेंज के मिसाइल हैं और वो इन पर किसी भी वक्त हिट कर सकते हैं। अब सारी सूरत हाल ये है कि इसके फौरी बाद जैसे ही उन्होंने मिसाइल फायर किया, ईरान ने अपने सारे के सारे मिसाइल हाई अलर्ट कर दिए और डिप्लॉय करके रख दिए, यानी किसी भी वक्त उनको फायर करने पड़ सकते हैं। अब कहानी ये है कि जब ये सारे का सारा मामला चल रहा था तो एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पेश आती है और वो ये है कि जो बाइडेन को एक रिपोर्ट पेश की गई जो अमेरिकी मीडिया के अंदर आ गई। उसमें कहा गया कि बाइडेन ऑफिशियल्स इस वक्त शदीद परेशान है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी यमन से लड़ाई हो जाती है हूसियों से तो ये जो जंग होगी, इसका जो इख्तिताम होगा वो ईरान की फेवर में होगी, यानी इसका सबसे बड़ा जो फातिहा होगा वो ईरान होगा। अब उन्होंने ये जो बात की, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस जंग के अंदर उनको अपनी शिकस्त यकीनी नजर आ रही है और अगर ईरान ने अमेरिका को हरा दिया इस जंग में थ्रू यमन, हिजबुल्ला, हमास, खुद आकर या किसी भी तरह से हरा दिया या इराक के मलेशिया से हमला करवा कर, तो सारी जिंदगी अमेरिका सर नहीं उठा सकेगा, बल्कि ईरान पर जो पाबंदियां होंगी उसमें ईरान पे बेटर डील की कोशिश करेगा और ये सारी जिंदगी नहीं हो पाएगा और अमेरिका अपना सर झुकाकर चलेगा। अब वो कह रहे हैं कि इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन शदीद अंडर प्रेशर है और वो कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि अंसारुल्लाह के हमलों का हमने किस तरह जवाब देना है, हम जंग नहीं चाहते। अब हुआ ये है कि पेंटागन ने कहा है कि हम तैयार तो हैं कि हम मिसाइल और ड्रोन से हमला करें जो हूसियों के मिलिट्री बेसिस है यमन के अंदर,
लेकिन जो बाइडेन हुकूमत है उन्होंने कहा है कि जो प्लान आपने मुझे बनाकर दिया, उन्होंने सारा असल में अमेरिकी फ़ौज और पेंटागन ने एक प्लान बनाकर दिया कि अगर ये हमला करेंगे तो हम यहाँ पर जाकर यमन के अंदर हमला करेंगे, उनके मिलिट्री बेसिस पर हमला करेंगे, फलाना फलाना हमला करेंगे, इस तरह का सारा मामला होगा। तो उन्होंने कहा है कि प्लान आपका इफेक्टिव नहीं है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो इतने खतरनाक है कि पूरे खित्ते के अंदर तकरीबन 55,000 के करीब अमेरिका के फौजी हैं और यमन के पास ईरान के दिए गए ऐसे बैलिस्टिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हैं और ऐसे ऐसे एंटी शिप मिसाइल भी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। वो कह रहे हैं कि हम मारेंगे तो वो इसको तबाह करने की सलाहियत भी रखते हैं और दूसरा वो तकरीबन 2500 किलोमीटर तक की रेंज को कवर कर सकते हैं, यानी पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां हमारे फौजी अड्डे हैं उन्होंने वहां पर हमला करना है। और प्रॉब्लम उनकी ये है, वो कह रहे हैं कि अगर ये लड़ाई शुरू होती है तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा है, बाइडेन की जानिब से बात कही गई है कि ये जंग हमारी फेवर में नहीं जाएगी। अब वो क्यों कह रहे हैं? एक तो हमले शुरू हो जाएंगे। देखिए, जिस मुल्क के अंदर भी अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, जाहिर सी बात है उनके फौजी अड्डों पर वो हमले करेंगे। और वो ममालिक ने अगर अमेरिका को कहना शुरू कर दिया है कि भाई आपकी वजह से हमारे मुल्क में हमले हो रहे हैं तो आप अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से उठाए निकले, जिस तरह इराक के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कह दी है और उन्होंने जाकर बातचीत की, यानी पुतिन से बातचीत की और जाकर ये बात कही और कहा कि आप यहाँ से उठाए, हम आपके साथ सारे एग्रीमेंट खत्म करना चाहते हैं। शाम के अंदर तो अमेरिका के जो अड्डे हैं वो तो किसी भी सूरत उन्होंने बातचीत के बगैर लिए हुए हैं ना, यानी कब्जा किया हुआ है, कोई एग्रीमेंट तो नहीं किया बशार अल असद की हुकूमत के साथ। तो वहां पर भी उनको कहा जाएगा कि आप निकले यहाँ से, तो फिर क्या होगा? तो अब सारी सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ से अमेरिका के अड्डे चले गए और अमेरिका को शिकस्त होगी तो ये ईरान की जीत होगी, क्योंकि हमने अड्डे बनाए थे ये कहकर कि ईरान से हमने बचाना है। तो ईरान ने अगर हमारे अड्डे फारिग करवा दिए तो इस जंग का जो इख्तिताम होगा वो ईरान की फेवर में होगा और अमेरिका को इतना नुकसान होगा कि चारों तरफ से घेर लिया जाएगा और वैसे उस पर हमले होंगे, शाम के अंदर हमले होंगे, इराक के अंदर हमले होंगे और हर जगह पर हमले होंगे जो अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसको यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि एक तो ये सूरत हाल है, दूसरा वो कह रहे हैं कि ईरान का जो फ़ायदा है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि चाइना और रशिया उसको किंग मेकर के तौर पर देखते हैं और वो उसको हर तरह की टेक्नोलॉजी असला प्रोवाइड करेंगे और वो ऑलरेडी इस पोजीशन में है कि वो खुद अपना असला इतना बना रहा है कि वो यमन को दे रहा है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में उसका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और खित्ते में हमारा रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब इस सारी सूरत हाल में अमेरिका की फ़ौज के जो कमांडर्स हैं उन्होंने कहा है, यानी वो ये समझते हैं कि अगर बाइडेन हुकूमत ने जवाब ना दिया हूसियों को तो फिर वो इतने मिसाइल मारेंगे कि हम सिर्फ रोकते रह जाएंगे। हमें अगर मिसाइल के तौर पर उनका $2,000 का US का ड्रोन आता है जो तकरीबन पाकिस्तानी 6 लाख के करीब है, तो हमें उसके मुकाबले में 60-70 करोड़ का मिसाइल मारना पड़ता है। तो एक तो हमारे वो मिसाइल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, दूसरा सबसे बड़ा हमारे लिए मसला ये पैदा हो जाएगा कि हम बैकफुट पर चले जाएंगे। एक भी मिसाइल या ड्रोन मिस हुआ हमारे डिफेंस सिस्टम की जानिब से, चूंकि इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि जो शिप होता है और ये जो असल में मिलिट्री बेसिस होती हैं, ये खाली इसलिए नहीं होती कि आपने फौज रखी, वहाँ पर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल होते हैं जो पूरे खित्ते को मुल्क की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, जासूसी का निज़ाम है। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ से अगर हम उठ गए तो मिडिल ईस्ट का सारा निज़ाम हमारे हाथ से निकल जाएगा और करते 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 हम बिल्कुल बैकफुट पर आ जाएंगे। बाइडेन असल में रिलक्टेंट इसलिए है कि वो ये समझ रहा है कि इलेक्शन का साल है, ऑलरेडी उसकी रेटिंग बहुत गिरी हुई है। यानी कोई मुल्क के अंदर आप बता दें 38% उसकी रेटिंग एक जगह पर थी, 34% एक जगह पर है और एक्चुअल रेटिंग 30% के करीब है। तो कैसे इलेक्शन जीतेगा? अगर 30% लोग उसको अप्रूव करते हैं कि वो प्रेसिडेंट रहे, तो बताएं वो कैसे जीत सकता है? इतने बड़े पैमाने पर तो आप इस्टेब्लिशमेंट धांधली नहीं करवा सकती अमेरिका के अंदर। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि हमें बड़ा मसला है। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये हमला होता, यानी हम नहीं करते वहाँ पर जाकर, तो फिर मसला ये होगा कि यमन शदीद हमले करेगी। जैसे उसने कल 2 क्रूज मिसाइल फायर किए हैं जो अमेरिका के बैटल शिप के ऊपर जाकर यानी करीब उसके लगे हैं, और ये यमनी आइलैंड जो हनीश था वहाँ से फायर किए गए हैं, जो असल में तकरीबन रेड सी के साउथ में आता है। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है कि हमारे जहाज़ के ऊपर नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस सारी सूरत हाल में ज़रूरी नहीं है कि आज जो मिसाइल नहीं लगा वो कल भी ना लगे।
ये सूरत हाल नहीं हो सकती। लिहाजा इस सारे मामले के अंदर वो कह रहे हैं कि हालात जो है वो बिल्कुल हमें समझ नहीं आ पा रहा कि चीज़ें किस जानिब जा रही हैं। उधर आप ये देख लें कि इसराइल को परेशानी लाहक ये हो रही है कि यमन के मामले पर वो इनकरेज कर रहा है कि हमला करो। जैसे अमेरिका की जो फौज है या पेंटागन है, वो भी ये असल में उसके जो कमांडर्स हैं आम फौजियों का और लोकल सतह की जो सेंटकॉम की कमांड है जो मिडिल ईस्ट की है वो नहीं, जो टॉप के कमांडर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने आगे जो हथियार बनाने वाली कंपनीज हैं उनके जो फ्रंट मैन है उनसे डील की होती है। जाहिर सी बात है वहाँ के जर्नैलों से लेकर तमाम माल पानी चलता रहता है। तो वो कह रहे हैं कि जी जंग छेड़े, क्योंकि जंग छेड़ेंगे तो जाहिर सी बात है बजट जाएगा तो उनको भी फायदा होगा। तो हथियार बनाने वाली कंपनीज जो हैं, माल बनाने वाली कंपनीज है, उनके शेयर आसमान पर चले जाएंगे। तो करते करते सूरत हाल ये पैदा हो जाएगी कि अब तक का सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि एक जानिब ईरान ने अपने वॉरशिप डेड सी में उतार दिए हैं और अमेरिका ने अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो मिडिल ईस्ट से फारिग करवा दिया है। यानी अमेरिका इस वक्त इतना डरा हुआ है, इनके पास पॉलिसी नहीं है। वो ये समझते हैं कि जो हाल असल में एक दफ़ा शिकस्त हो जाए आपको अफगानिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, तो फिर आप अगला कदम सोच कर रखते हैं। देखिए कुछ तो बात है ना कि यूरोप की तमाम कंट्रीज ने इनकार कर दिया। अमेरिका इस वक्त तन्हा है, कौन है ज्यादा से ज्यादा उसके साथ? यूके है, या फिर ज्यादा से ज्यादा कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, ग्रीस है। और ये लड़ाई के अंदर ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहा, ग्रीस भी नहीं आ रहा। फिलहाल अभी तक ग्रीस ने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। वैसे उसने क्या साथ है? सिर्फ एक यूके है और एक अमेरिका है। आप उस ताकत का अंदाजा करें, 50-60 ममालिक जब कूद पड़े थे अफगानिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में, और अमेरिका ने कहा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आज अमेरिका की ये हालत हो गई है कि कोई इसका साथ देने को तैयार नहीं। अब असल में अमेरिका के अंदर पोजीशन ये बैठी हुई है इस वक्त, वो परेशान है कि अवाम असल में वहां के अब कोई जंग नहीं चाहते। असल कहानी ये है कि वहां पर अब कोई जंग वो बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते। लोग इतना फेडअप हो गए हैं और वो बिलीव करते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर फसाद मचाता है, कि उसके 80 ममालिक में 800 फौजी अड्डे हैं वो झक मारने के लिए रखे हुए हैं। किस मकसद के लिए हैं वो फौजी अड्डे? आप बताइए ना, 80 ममालिक में आपने 800 फौजी अड्डे किस मकसद के लिए बनाए हैं? आपका मकसद क्या है? कि आपने छोटे छोटे अड्डे हर जगह पर बनाए हुए हैं और आपने चीज़ें रखी। लिहाजा इस सारी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा मसला पैदा होता है वो यही होता है कि अब आपकी अपनी अवाम खिलाफ हो गया। अब वो कह रहे हैं कि बाइडन जंग करने वाला है, जंगे हम जब होती हैं तो हमारा बजट जाता है। अमेरिका के अंदर लोग इसराइल के खिलाफ सड़कों पर निकले हुए, इतना शदीद निकले हैं कि आप ये देखिए जो हाल यूरोप का है वो अमेरिका का भी है। ये यूरोपियन कंट्रीज ने जो इनकार किया है ना कि हमने यमन के मुकाबले में अमेरिका का साथ नहीं देना, वो क्यों कह रहे हैं? वो असल में इसराइल की वजह से कह रहे हैं कि वहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं। 60-70 ममालिक में पूरी दुनिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान समेत। तो पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में तो खैर ये चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन यूरोप के अंदर तो मैटर करती हैं, जहाँ पर धांधली नहीं होनी होती वहां पर तो आपने वोट के ऊपर ही जाना होता है। तो वहां पर सूरत हाल ये है कि वो कह रहे हैं कि हमने अपनी आवाम के खिलाफ नहीं जा सकते, हम इस जंग को नहीं छेड़ सकते। अवाम ऑलरेडी इसराइल के खिलाफ इस वक्त खड़ी हुई है और वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने किसी सूरत इनका साथ नहीं देना। तो पैसा, बजट और ये तमाम चीजें, इससे हमारी बड़ी तबाही है। एक तो सूरत हाल ये है। इसी को पेश नजर रखते हुए बाइडन ने कहा है कि बिल्कुल उनका भी मामला है, अमेरिका के अंदर लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अमेरिका वो मुल्क है जिसकी वजह से इसराइल को बर्बरियत की इजाजत मिली हुई है। और इस दफा देखिए बाइडन ने अगर इतना प्रेशर डाला, ये बात तो आपको नेतन्याहू ने क्लियरली बता दी थी। उसने कहा मुझ पर इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है अमेरिका की जानिब से और पूरे वर्ल्ड की जानिब से कि शायद आज से पहले कभी किसी इसराइल के अंदर प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हुकूमत, उस पर इतना प्रेशर नहीं है। उसने कहा ये मैं प्रेशर आपकी वजह से झेल रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, आपको अंदाजा नहीं है कि मैं दुनिया का कितना प्रेशर ले रहा हूँ। मैं इस जंग को ख़त्म नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने अगर जंग को ख़त्म कर दिया तो आप लोग ख़त्म हो जाएंगे, यानी हमें अपना वजूद बरकरार रखना इस वक्त महाल हो जाएगा। वो अलग बात है कि असल में नेतन्याहू पूरी दुनिया को पागल बना रहा है, अपनी आवाम को स्पेशली, कि वो अपनी असल में करप्शन बचा रहा है। तो करते करते सूरत हाल ये हो गई है कि इस वक्त तमाम चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर चली गई और यमन मिसाइल पर मिसाइल दागे जा रहा है। एक मिसाइल मिस होना है, सिर्फ एक मिसाइल मिस होना है। उसके बाद अमेरिका को तो लग पता जाएगा जो सूरत हाल होगी, इसराइल को भी अंदाजा हो जाएगा। इसराइल अभी तक पूरी कोशिश कर रहा है, कन्विंस कर रहा है कि नहीं आप ईरान से लड़ाई कर लें, आप ईरान से लड़ाई कर लें।
वो कह रहा है यमन से लड़ाई करने की पोजीशन में नहीं है तो ईरान से क्या करे। देखिए लड़ाई में याद रखिएगा यमन ने अब तक 23 हमले किए, शिप्स पर तबाह किए हैं और कैप्चर किए। उन्होंने एक हमला किया तो लड़ाई में उनका भी नुकसान होगा, इनका भी होगा, लेकिन एट दी एंड फायदा जो है वो बिल्कुल ठीक बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी, चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने या उसके अलावा दीगर जगह ने, वाशिंगटन पोस्ट, ये सारे एक ही बात कह रहे हैं। वो क्लियर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस जंग का बेनिफिशियरी ईरान होगा क्योंकि अमेरिका की जारादारी परमानेंटली खत्म हो जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।